नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। ऊंट ऊंचा, पूंछ ऊंची, ऊंचे ऊंट की पूंछ ऊंची। इसको लगातार बोलोगे तो जबान लड़खड़ाएगी। यही हाल राजस्थान में ऊंटों का हो चला है। जो राज्य पशु क्या बना, मानो ऊंटों की जिंदगी टंग ट्विस्टर की तरह पूरी तरह से टर्न हो गई। आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। साल 2007 में राजस्थान में 4,22,000 ऊंट थे। 5 साल बाद 2012 में लगभग 1 लाख कम हो गए, यानी कि 3,26,000 के आसपास हो गए। 5 साल बाद यानी कि 2017 में फिर 1 लाख से ज्यादा कम हो गए। आंकड़ा 2,13,000 पहुंच गया। यानी राज्य पशु घोषित होने के बाद जो ऊंट शोषित हुआ है वो 2022 में राज्य पशु को राजस्थान में कहीं गोडावण की स्थिति में लाकर खड़ा ना कर दे, यानी विलुप्ति के कगार पर ना पहुंचा दे। ये हाल उस प्रदेश के हैं जहां देश के 80% ऊंट मिलते हैं। ये हाल उस ऊंट के हैं जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब ये जहाज डूब रहा है। दिक्कत जहाज में नहीं है, बल्कि उस सिस्टम वाले समुद्र में है जो जहाज को किनारे लगाने नहीं बल्कि ठिकाने लगा डुबोने में लगा है। सवाल यह भी है कि अगर राज्य पशु बनने से ऊंटों की तादाद सिमटती है तो पशु को पशु ही रहने दे, क्योंकि पशु जमीन पर चलता विचरण करता अच्छा लगता है, दीवारों में फोटो पर टंगा हुआ बिल्कुल नहीं। आज बात इसी मुद्दे पर कि ऊंट जिस सिस्टम रूपी पहाड़ के नीचे फंस गया है उसे निकाल भी पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। आज आपने अपनी नई परिभाषा गधा पालक की दी है। गधा पालक कोई कम चीज नहीं है आज के युग में। इन ऊँटों को जिंदा रखना है और इन ऊँट पालकों को गरीब लोग पालते हैं। राज्य पशु डिक्लेयर करने से क्या फायदा, क्या नुकसान? मुझे भी आज दिन तक ये मालूम नहीं चला कि उस टाइम की जो स्थिति रही है, ये 2015 में इसको राज्य पशु क्यों घोषित किया गया। ऊंटों पर वैसे तो कई कहावत बनी है, जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, लेकिन जो सबसे लोकप्रिय वो है कि जब किस्मत खराब होती है तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। इसमें ऊंटों के ऊंचे कद को भी दर्शाया गया है, लेकिन इस कहावत में ऊंट कब तक रहेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि हालात यह है कि अगर नीति खराब होती है, अगर नीति सही से लागू नहीं होती तो फिर नीति पर बैठे ऊंट को सिस्टम ही काट खाता है। क्या ऊंटों को बचाने के लिए राज्य पशु का दर्जा देकर जो नियम बनाए गए उनको बदलने की जरूरत है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता दीपक डंडोरिया जी, बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित जी। छगन सिंह जी, आपके साथ में चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। सर, राज्य पशु बनाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन अगर उसी के जरिए ऊंट गोडावण बनने लगे, यानी कि सिमटता सिमटता चंद संख्या में पहुंच जाए, तो फिर तस्वीरों में देखकर बच्चे कहेंगे कि यह राज्य पशु है। छगन सिंह जी, ये ऊंट संरक्षण कानून 2015 में क्यों लाया गया, उसके बारे में भी सोचना चाहिए। 1992 में 1992 में लगभग 7.5 लाख ऊंट थे जी। जब 2015 में ये ऊंट संरक्षण कानून लाए तब लगभग 2,50,000 के करीब ऊंट थे। ठीक है। तो नीति बनाने वाला ने, कानून सरकार थी भाजपा की, तो उनको पता चला कि ये 5 लाख ऊंट कहाँ गए, तो उनका संरक्षण कैसे करें, तो उसके लिए कानून बनाना पड़ा। और कानून इसलिए बनाया जाता है कि उसका संरक्षण कैसे हो, उसकी तस्करी कैसे रोकी जाए, उसको लेकर ये कानून बने थे, जिसमें हम कहाँ तक सफल हुए, ये जो सरकार आती है उसको भी, उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि हमने क्या उस कानून के तहत काम किया या नहीं किया जी। तो लेकिन आपकी सरकार का आंकड़ा दे देता हूं सर, 2017 तक तो आपकी सरकार थी, यह आंकड़ा हो गया था 2,13,000 के आसपास जी। 2015 से 2017 के बीच में ही 35,000 से ज्यादा संख्या कम हो गई थी राज्य पशु घोषित होने के बाद। तो यह बताइए पहले के उन सालों में क्या किया? पहले जो 2 साल में कानून बन रहा था, कानून बनने के बाद क्रियान्विति हुई, उस पीरियड में कम हो रहे थे, इसीलिए तो 5 लाख ऊंट, अगर 10-15 साल में 5 लाख ऊंट चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, तस्करी हो जाती है, मारे दिए जाते हैं, या उनकी किसी भी प्रकार से वो नहीं रहते, तो उसी के लिए कानून बनाया था। और उस कानून को क्रियान्विति करने में साल भर लगता है, ये आपको और हमको सबको पता है जी। लेकिन उस दरमियान हो सकता है कि वो ऊंट काउंट करते, रिकॉर्ड में बताते 2,30,000 बताते हैं, और उसमें 2,12,000 तक हो सकता है कि उसमें कुछ काउंटिंग में भी होती है, तो कोई
बात ये लेकिन आप ये है, कह रहे हैं कि नीति बेहतर थी, बेहतर नीति फंदा नहीं बनी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नीति किस लिए बनाते, इसीलिए तो ऊँटों का संरक्षण कैसे हो, इसलिए बनाई थी। कोई भी कानून हम किस लिए लाते कि हम उसका संरक्षण कैसे करें, किसी भी प्रकार का कानून हो कि कानून के दायरे में रहकर उसमें हम उनका पालन कैसे करें। ठीक है, ठीक है। दीपक डंडोरिया जी, सर 2018 से 2021 आ गया है, 2022 में फिर गणना होगी। कहीं ऐसा ना हो कि 2022 में गणना हो तो ऊंटों की संख्या 1 लाख से नीचे पहुंच जाए और अगले 5 साल में ऊंट ही राजस्थान से गायब हो जाए। जी, बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन जैसा कि आपने देखा कि 10 सालों में एक्चुअली कोई आंकड़ा हमारे पास है नहीं। एनआरसीसी के अकॉर्डिंग कि 10-1 लाख ऊंट थे 10 वर्ष पहले, कोई कहता है 7.5 लाख थे, कोई कहता है 8.5 लाख थे, हम 10 लाख का आंकड़ा पकड़ लेते हैं। और जो भारी गिरावट आई और फिर जो पिछली राजस्थान की सरकार थी उसने सिर्फ इतिश्री कर ली, राज्य पशु घोषित किया ऊंट को, लेकिन इतिश्री करने के बाद में उसके संरक्षण हेतु कोई ध्यान नहीं दिया, उसके संरक्षण के लिए कोई कार्य नहीं किया। और आप देखेंगे 2021 में समझ में आ रही है या सरकार आती 2018 में समझ में आ गई थी? जी बिल्कुल, राजस्थान जो अभी वर्तमान सरकार है, कोरोना क्राइसिस होने के बावजूद भी अभी सोमवार को ही राज्य के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी ने 23 करोड़ रुपए की घोषणा करी है सिर्फ ऊंटों के संरक्षण के लिए। तो ऐसा नहीं है, सरकार बहुत गंभीर है। सर मुझे बताइए 2018 से और आप जो 1 सप्ताह पहले की बता रहे हैं, उस दौर में उन 2.5 से 3 साल के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ, कितने पैसे के जरिए संरक्षण किया गया 23 करोड़ की और उससे कितना फायदा हुआ, ये बताइए सर। 23 करोड़ की घोषणा भी जब राजेंद्र जी राठौड़ ने ध्यानाकर्षण लगाया तो उसके उपरक्त में जब ये जानकारी मिल गई ऊंटों के संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हो जी, उसमें आप 23 करोड़ दिए, नहीं कि उनकी इच्छा से दिए जी। ये उनकी कोई मंशा नहीं बात है। तो आप बता दीजिए 2015 से लेकर 2018 तक बीजेपी ने ऊंटों के संरक्षण के लिए कितना खर्च किया और उससे आंकड़ा कम क्यों हुआ, बढ़ा क्यों नहीं? जैसा कि लालचंद जी कटारिया जी ने एक जवाब दिया था कि 1992 में एक वो एनजीओ 30 साल से काम कर रहा है जी, और उसने ऊंट संरक्षण के लिए मुझसे मिले। ऊंट संरक्षण के लिए जर्मनी महिला और एक हनुमान सिंह जी करके एनजीओ चला रहे हैं, तो उनको लेकर चर्चा की। तो वो चर्चा इसलिए की कि एक एनजीओ चला रहे, जब हमारी सरकार ने ऊंट संरक्षण के लिए कानून बनाया उसका कुछ नहीं, और जो 30 साल पहले एक एनजीओ बनाकर काम, उस दरमियान 5.5 लाख ऊंटों की कमी आती है, उसकी तो वो बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं उस एनजीओ की। और जो सरकार ने कानून बनाया उस पर काम नहीं करना है, वो कानून के लिए काम करना था कि भाई नहीं, हमें ऊंट कैसे बचाना है, ऊंट के लिए हमें क्या मुझे लगता है बचते ऊंट उससे तो शायद अब तक बच चुके होते। नीति में दिक्कत है कहीं ना कहीं। पिछले हमारे साथ राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर ए साहू जुड़ चुके हैं, जो कि निदेशक हैं, और वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं। ए साहू जी, सर देखिए, नीति में कमियां हो सकती हैं, नीति में दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल यही कि क्या ये नीति ऊंटों के गलों की फांस बन गई है जिसकी वजह से उनकी संख्या कम हो रही है? इसमें तुरंत प्रभाव से कुछ संशोधन होने चाहिए। अगर वो संशोधन होने चाहिए तो क्या होने चाहिए सर? मैं कुछ कहूं जी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि नीति बना और नीति की वजह से ये हुआ, इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा थ्रू पॉपुलेशन का जो प्रोफाइल रहा है। राजस्थान में जो ऊंट की संख्या कमी है वो 35% है जी, और गुजरात में जो कमी है वो ओनली 9% है जी। यही बताता है कि राजस्थान में क्यों ज़्यादा घटा है। ये मैं जो 12 के बाद जो गिनती हुआ है 19 का, इसी के बारे में बता रहा हूँ। और साथ में 2 स्टेट और है, हरियाणा और यूपी, जहाँ पे लगभग 70% घटा है, लेकिन वहाँ पे ऊंट की संख्या जो है ओनली 7000 है। इसलिए वो जो घटा है उस घटती से जो भारत का 37% डिक्लाइन हुआ है उसके ऊपर ज़्यादा आक्षेप मतलब प्रभाव नहीं पड़ता है। रादर राजस्थान में जो घटा है उसका प्रभाव ज्यादा है जी, और इसलिए हमें 2 स्टेट का ही ज्यादा डिस्कस करें कंपेयर टू गुजरात। राजस्थान में क्यों ऊंट की संख्या घटा है? क्योंकि जो ऊंट पालने वाले राजस्थान में जैसे हैं गुजरात में ऐसे हैं।
ऊंट से जो काम लेने वाले राजस्थान में जैसे गुजरात में भी हुई है, लेकिन राजस्थान में घट रहा है। तो इस दोनों स्टेट में जो डिफरेंस है ये लॉ है। मेरा एक इसमें जो ऑब्जर्वेशन है, लेकिन हम बात कर रहे हैं ऊंट को लेकर, ऊंट के संरक्षण को लेकर। हमारे साथ डॉक्टर मोहन सिंह चौधरी जी भी जुड़े हुए हैं। मोहन जी, इंसान और पशुओं के बीच में गिव एंड टेक का रिलेशन होता है और वही इस रिलेशन को प्रासंगिक बनाता है। आपको लग रहा है इस कानून के आने के बाद ऊंटों की प्रासंगिकता इंसानों के लिए कम हुई और इसीलिए ऊंटों की संख्या कम हो गई, उनके प्रजनन पर ध्यान ज्यादा दिया नहीं गया क्योंकि बाहर भेज नहीं सकते, अगर बीमार है तो आप उसको मार नहीं सकते, और भी 50 तरीके के राइडर है जो लगे हैं, मेले में आप उनको बेच नहीं सकते। देखो, ऊंटों के साथ में जो सिस्टम है बेसिक समाज के अंदर, अगर जो रायका समाज और जो दूसरी कम्युनिटी जो कम संख्या में है वो उसका पालन करती हैं, अगर उनके लिए इकोनॉमिक्स नहीं बैठेगी, उनके लिए उसका जीवन यापन का तरीका नहीं बैठेगा, तो वो उसको क्यों पालेंगे। किसी भी चीज़ पर आप जब बैन लगा देते हैं, किसी चीज़ को जब आप रोक देते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं, तो उस प्रतिबंध के तहत में वो फलीभूत नहीं हो सकते जी। तो जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं कि हम इतना पैसा खर्च करेंगे, गवर्नमेंट पैसा लाती भी है, पर वो पैसा उस नीडी व्यक्ति तक जो पालन कर रहा है, जो उसको भोजन की व्यवस्था कर रहा है, जो उसको खिलाने की व्यवस्था कर रहा है, जो उसको रखने की व्यवस्था कर रहा है, उस तक नहीं पहुंचता वो पैसा। आप ये कह रहे हैं कि अनुदान के तौर पर उनको दिया जाना चाहिए जो पशु ऊंट पालक है, आप ये कह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अनुदान के रूप में भी देना चाहिए और फिर उनके हॉस्पिटलाइजेशन के विशेष प्रबंध होने चाहिए ऊँटों वाले एरिया के अंदर जी। और उसके अलावा भी जो मेडिसिन के अलावा उनको जो फीड है उस पोर्शन को उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और जब आपने सारे कामों को रोक दिया उनके और जब दूसरे कामों की तरफ उनको डालना चाह रहे हैं आप, तो अपने घर से तो एक छोटे से जानवर को भी नहीं खिलाया जा सकता अगर उसकी इकोनॉमिक्स मेरे परिवार के लिए नहीं बैठेगी, मेरे समाज के लिए नहीं बैठेगी, मेरे खेत के लिए नहीं बैठेगी। तो उनको अनुदान तो निश्चित ही देना चाहिए और डायरेक्ट उस पशुपालक के पास जाना चाहिए अनुदान जो उसको पाल रहा है, जो उसको पालने के लिए प्रोत्साहित हो, क्योंकि ऊंट जो पालक है उनके बीच में गरीबी का अति आलम है, बहुत ज़्यादा गरीबी उनके बीच में है, फिर भी वो इसको आगे बढ़ा रहे हैं। पर जिस चीज़ को हम लोगों को, जैसे आप जानवरों की जो हमारी जनसंख्या है, सर मैं देखता था कि जैसे अजमेर के पुष्कर के अंदर मेला लगता था, बाहर से लोग आते थे, ऊँटों को खरीदते थे, जानवरों का एक बड़ा मेला लगता था। अब क्योंकि राजस्थान से बाहर तो जा नहीं सकते, राजस्थान में कौन बेचे कौन खरीदे, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। खाल अब बिचती नहीं है, बीमार हो जाए तो मार नहीं सकते हैं, उसको पालें तो पालें कैसे। आपको लग रहा है कि इन राइडर को हटाना चाहिए ताकि ऊंटों के संरक्षण को करते हुए उनके व्यापार पर एक अच्छा फोकस हो? जब से देश आज़ाद हुआ है तब से एनिमल की जनगणना को देखिए आप, आपके जैसे अपन एक दूसरा उदाहरण लेंगे ऊंट से अलग हटके, भेड़ बकरियों की संख्या क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जबकि वो तो इतना ज़्यादा कटती है जी, इतनी ज़्यादा बिकती है, क्योंकि उसकी वैल्यू है, उसकी इकोनॉमी, उसके फार्मर के घर के अंदर उसका हितबद्धता जुड़ी हुई है उसकी उससे। तो जब तक आप इन राइडरों के कारण से जो एनिमल संख्या है जिन जिन एनिमलों पे लगाई गई है तब तब वो कम हुए हैं और लगातार कम हुए हैं। इस चीज़ को देखना चाहिए, पर एक बार जो कानून लगा दिया है उस कानून से इसका संरक्षण नहीं हो सकता। कानून लगाने की जगह उनको सपोर्ट देने की आवश्यकता है, उनको खुलेपन में लाने की आवश्यकता है, या इनके जो बाई प्रोडक्ट है, चाहे वो मिल्क हो, दूसरी चीज़ें हों, उन प्रोडक्टों को मार्केट में अगर इतनी कीमत मिले जिससे कि उसका जीवन यापन परिवार का आदमी खुद भी कर सके और ऊंट का पेट पालन भी कर सके। ठीक है दीपक जी, आप मुझे बताइए सर, एक ऐसी नीति बताइए, क्योंकि ये जो नियम लाया गया, राज्य पशु घोषित किया गया, अगर उससे ऊंटों का भला हुआ होता तो हो चुका होता, वो तो उनको बर्बादी के कगार पर लेकर आ रहे। कोई सोचा जा रहा है सच में कि ऊंटों को किस तरीके से बचाना है, किस तरीके से उसकी फिजिबिलिटी को वापस बढ़ाना है, जो रिश्ता पहले बना हुआ था उसको फिर कायम करना है? देखिए, रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहते हैं, और जो राजस्थान के रेगिस्तानी जिले हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, चूरू, इन सभी जिलों में ऊंट अधिकतर संख्या में पाए जाते हैं। और चूंकि मुख्यमंत्री जी खुद जोधपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं समस्त पशुओं के लिए, लेकिन ऊंटों के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और आप देखेंगे कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां पर बिजनेस से रिलेटेड, ऊंटों से रिलेटेड जो भी
मांस, खाल, बाल जो भी व्यापार होता था उनके लिए भी एक कार्य योजना बनाई जा रही है। उन लोगों से भी बातचीत चल रही है कृषि एवं पशुपालन विभाग की, और आप भविष्य में देखेंगे कि योजनाएं आएंगी। और जैसा कि मैंने बताया, तो ये देखना चाह रहा हूं भविष्य में ऊंट बचेगा नहीं बचेगा। बिल्कुल बचेगा। राजस्थान आएंगी नहीं आएंगे, बिल्कुल बचेगा। बिल्कुल तो बचा नहीं पा रही ऊंट को। बिल्कुल बचेगा। पूरे देश के अंदर हमारी जिम्मेदारी है, विशेष तौर से राजस्थान की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरे देश के अंदर पूरे देश की ऊंटों की आबादी का 86% हिस्सा राजस्थान में ही मिलता है। इस पर अब फख्र करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि हर दिन घट रहा है। बिल्कुल घट रहा है, हर दिन घट रहा है। इसमें सरकारों 2022 में पशु जनगणना आएगी, पशु गणना जब होगी, राम ही जाने के कितने बचेंगे। सरकारों की जवाबदेही। राजपुरोहित जी, ठीक है, आप एक कानून लेके आए, मंशा गलत नहीं थी, लेकिन आपको यह तो समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आपने पैदा कर दी हैं। कम से कम विधानसभा के पटल के जरिए यही कर दीजिए कि इनमें से इन राइडर को हटा दीजिए, पशु बचा रहेगा। नहीं, बिल्कुल। ये ऊंट संरक्षण के लिए जैसे चर्चा हुई है, उसमें जिस गौशाला के तर्ज पर जिस पशु से पता है कि सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए हमें कोई नए नियम बना के, जैसे कि गौशाला है उसी तर्ज पर ऊंटशाला बनानी चाहिए, जिससे उसका जो अनुदान मिले, अनुदान मिलने से उनका संरक्षण भी हो जाए और संख्या में भी इजाफा हो, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि तस्करी भी होती है, तो तस्करी होते समय भी तस्कर, लेकिन सर संख्या के इजाफे के साथ अगर उसके उपयोग को बढ़ा दिया जाएगा तो संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। इसका अगर ह्यूमन इंटरेस्ट के हिसाब से उनको इस्तेमाल करने की एक नई शुरुआत होगी, संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। अगर इंसान जो पाल रहा है उसको उसमें प्रॉफिट नजर आएगा, संख्या बढ़ जाएगी। बिल्कुल। डॉक्टर साहब ने जैसा कहा कि दूध का जो है इसका उपयोग बताना चाहिए, जनता में जागरूकता लानी चाहिए कि इसके दूध से जो वास्तव में शुगर के प्रति शुगर का कंट्रोल करता है, तो वो दूध ज़्यादा उपयोग करना ऐसा सब चाहेंगे, तो वो उस ऊँटों का पालन ज़्यादा होगा। इसकी उपयोगिता हम जिस प्रकार से बताएंगे, उसके जो उपयोगिता बताने से ही उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। ठीक है डॉक्टर एस साहू जी, सर मैं आज आपसे यही जानना चाहता हूं कि मुझे 3 या 4 वो पॉइंट बताइए जो विधानसभा में नीति के तहत संशोधित कर दिए जाए, ऊंटों का संरक्षण हो जाए और जो बहुत तेजी से ऊंटों की संख्या गिर रही है वो बढ़ने लगे, फिर चाहे उसमें कैमल डेयरी प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, कि उनको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट अपने तरीके से प्रचारित करे और अनुदान दे। इसके अलावा आप क्या कहेंगे सर? पहली बात तो है कि जो 2015 में कानून लाया गया, इसमें ट्रेडिंग को अलाउ कर दी जाए जी। देन अभी जो ट्रेडिंग मतलब अंतरराज्यीय खरीद फरोख्त, आप ये कह रहे हैं कि यस ठीक है, ट्रेडिंग अलाउ की जाए। ट्रेडिंग में जो अभी आपने बात कर रहे थे कि पुष्कर मेला में जो 50,000 था वो आज 5,000 में बिक नहीं रहा है, और पुष्कर मेला में लोग जो है अपना ऊंट ले जा रहे हैं और वापस लेकर आ रहे हैं, घर में बांध रहे हैं जी। और घर में बांध के एक ऊंट को कितने दिन खिलाएगा? तो इसलिए जो भरण पोषण का बात पहले कहा जाता, वो जो चालू रखा गवर्नमेंट ने शुरू किया था 10,000 का सपोर्ट सिस्टम, वो 10,000 का सपोर्ट सिस्टम को रिव्यू की जाए। पर्टिकुलरली मेल कैमल को कैसे संभाला जाए उसके लिए 10,000 किया। 10,000 तो बहुत मिनिमल प्राइस है, लेकिन उसको रिव्यू करके उसका प्राइस भी बढ़ाया जाए और उसको लागू की जाए दोबारा जी। और तीसरी बात जो अभी एक बात आया था कि डायबिटीज, मैं आपको एक आकलन देता हूँ। इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका सपोज हम 5% भी डायबिटिक पॉपुलेशन मानेंगे, और डायबिटीज में ऊंट की दूध की उपयोगिता को देखते हुए जो रिक्वायरमेंट बैठ रहा है करीब 35 लाख लीटर पर डे जी। ये एक आकलन में एक कैलकुलेशन करके देखा हूँ, और सपोज 100 रुपये के हिसाब से दूध का हम प्राइस का हिसाब करें तो 35 करोड़ पर डे आमदनी हो सकता है। इसलिए जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ह्यूज है जी। ओनली थिंग कि हमें इस कैमल बढ़ाने के लिए मेरे पास वक्त की कमी, आप ये कह रहे हैं कि ऊंट अभी भी किसानों के लिए कमाऊ सपूत है, उसको बस समझने की जरूरत है। एग्जैक्टली। ठीक है सर, वापस मेरे पास टाइम कम है, लेकिन मोहन सिंह चौधरी जी सर फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा। सर देखिए, ऊंट राजस्थान से जुड़ा है, राजस्थान की संस्कृति से जुड़ा है। जब जब राजस्थान का जिक्र आता है, ऊंटों का जिक्र आता है, ऊंट खत्म हो जाएंगे तो एक पूरी संस्कृति खत्म हो जाएगी राजस्थान से। जो राइडर कानून के माध्यम से हमने लादा है, उससे उसकी इकोनॉमिक ध्वस्त हो गई,
जो किसान है, जो इस किसान उसके साथ में वर्क कर रहा है बेचारा, उसकी इकोनॉमिक धस गई। इसका एक थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा, चाइना का है। चाइना में जैसे टाइगर प्रेस्टीजियस एनिमल है वाइल्ड लाइफ के अंदर। चाइना में टाइगरों को किसी फैमिली के लिए 5 टाइगर दिए, अगले साल में हम लोग उसमें उससे कहते हैं 6 टाइगर तेरे पास काउंट करेंगे। उसके बीच में 3 बच्चे यदि उसके पास, वो 3 बच्चों का अपने हिसाब से उपयोग करता है, अपनी फैमिली के हिसाब से उसको उपयोग करता है, जहाँ वो चाहे वहाँ बेच सकता है। तो ऐसे करके टाइगरों की संख्या जैसे वहाँ बढ़ाई है, ऐसे ऊँटों पर कानून लगा के जो राइडर हमने डाला है, वो राइडर इनके पैरों की बेड़ियां बन गया है। अब ये कह रहे हैं कि ट्रेडिंग के राइडर को तो तुरंत ही खोलना चाहिए। ट्रेडिंग नहीं, जो कानून इस पर ला करके जो रोका गया है ना, इसको टोटल ओपन कर देना चाहिए। और ओपन करोगे इकोनॉमी तत्काल ऊपर बढ़ेगी और वापस से लोग पालने चालू कर देंगे, ब्रीडिंग चालू हो जाएगी। ठीक है छगन सिंह जी, फाइनल कमेंट। करने चले थे अर्थ, कर दिया अनर्थ, अब उसको सही कर लीजिए सर। काम तो सही किया था, कुछ हो सकता है ये मत कहिए सर, सारे एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि गलत किया, आप कह रहे हैं सही किया। संरक्षण के सही हो सकती है, मैं मानूंगा संरक्षण के लिए जो कानून बनाया था उसमें कोई गलती नहीं थी, लेकिन हाँ हो सकता है कि उसके ट्रेडिंग में जो राइडर लगाए थे कि हमारे ही कानून में आप ये संशोधन आपके साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल संशोधन लाएंगे तो हम तो हमेशा विधेयक को पास करवाते, अच्छे संशोधन का समर्थन करते। कम से कम अंतर्राज्यीय जो बिल्कुल ऊंटों की खरीद होती थी, अगर उसको उससे खोल दिया जाएगा, क्योंकि बीजेपी सपोर्ट करेगी इसमें। बिल्कुल, अगर देखिए ये सपोर्ट करेंगे इसमें मुझे शंका है, क्योंकि इन्होंने जब ये राज्य पशु विधायकों के थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, राज्य पशु जब इन्होंने घोषित किया था तो इन्होंने गाय समान पवित्र नाम इसको दिया था, और किस तरह से राइडर्स लगा के कानूनों के बोझ तले सर तो ऊंटों के लिए बताइए, देश के एक हिस्से से कौन से हिस्से में नहीं ले जा सकते, बताइए मुझे। देखिए हिस्सों की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि इनका जो स्टेट है, राजस्थान के बाद गुजरात, जो ये बहुत डेवलप्ड स्टेट बोलते हैं, बहुत अपने आप में विकसित बोलते हैं, 20वां वर्ष इनको चल रहा है राज करते हुए, तो गुजरात में क्यों नहीं ऊंट संरक्षण पर काम हुआ? गुजरात में क्यों ऊंट कम हुए? गुजरात में आपने आंकड़े, मैं डॉक्टर साहब के आंकड़ों से सहमत नहीं हूं और कुछ करेक्शन कर, वो राजनीति नहीं कर रहे हैं। मैं ये कोई राजनीतिक बात है ही नहीं, राजनीति आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति आप लोग कर रहे हैं। राजनीति इस राइडर को हटाइए, जो सजेशन ऊंट के नाम पर भी आप गाय ले आते हैं बीच में, राजनीति तो आप लोग करते हैं। छगन जी आपका भी शुक्रिया, साहू जी आपका भी शुक्रिया, और मोहन जी आपका भी शुक्रिया। मरुस्थल का जहाज मरुस्थल में विचरण करता ही अच्छा लगेगा, दीवारों पर फोटो पर टंगा हुआ नहीं। उनके संरक्षण के लिए काम करना बेहद जरूरी है। जहां जो बदलाव है कर देना चाहिए, और जो गलती हो गई है उसको सुधार लेना चाहिए। नमस्कार।